हर दौर में हुमायूं सईद अपने आप को रेलेवेंट कैसे रख लेते? द क्राउन का कैसा एक्सपीरियंस रहा और उस वक्त आपको कोविड था जब आपने ऑडिशन दिया? हमें आदत नहीं है ऑडिशंस देने की, लेकिन उनका तो प्रोसेस ही है। मेरे पास तुम हो वाज समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, लेकिन अगर दानिश ना मरता तो ज़रा ज़्यादा अच्छा ना। वो शुक्र है दानिश मरा। शाहरुख से मेरी मुलाकात हुई तो मैं कैसे हो, तो इस तरह बात कर रहे थे शाहरुख जैसे मैं उनको जानता हूँ। वो सो स्वीट। उम्र पर तनकीद होती है यार, ये सेट नहीं लग रही, ये बहुत से मैं इस लोगों पे तो बात ही नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? जियो पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ही ख़ास, बड़े ही ज़बरदस्त इंसान और वाकई उनको हर दौर का लेजेंड कहा जाए तो गलत ना होगा। इनके तारुफ में बहुत कुछ कहा जा सकता है, वैसे तो आपने कैप्शन में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन ये वाहिद पाकिस्तानी लेजेंड एक्टर हैं जिन्होंने हर दौर में अपने आप को रेलिवेंट रखा है। 90s की बात हो, 20s की बात हो और अब 2025 में इन्होंने जो लव गुरु आई है उसने तो कमाल ही कर दिया है। 70 करोड़ से ज़्यादा, बल्कि 80 करोड़ तक उसने अब तक कमा लिए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले दिनों में एक सिनेमा भी गया हुआ था, वो अभी भी हाउसफुल वहाँ पर सिलसिला है। बहुत से इन्होंने बड़े बड़े बजट के साथ मूवीज़ की हैं, ड्रामे किए हैं और जो जो किया है अमर हो गया है। चाहे वो लव गुरु हो, जेंटलमैन हो, मेरे पास तुम हो, जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, क्या क्या है जो इनके पास है। और ये वैसे तो बहुत कुछ हैं, बस मंटो नहीं। और इनके बारे में बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ इनका अपना इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं इनका इंट्रोडक्शन कुछ और तरीके से कराना चाहता हूँ। एक 21 साल का लड़का 3 फैक्ट्रियों का जीएम बना और फिर वो स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुई। 25 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की और फिर कमाल कर दिया। हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से शुरू करें? लव गुरु की कामयाबी से शुरू करें या 3 फैक्ट्रीज के जीएम बनने के बाद वो स्ट्रगल जब आप देखते हैं और फिर इंतहा आपने की 99 में, वो दौर देखा, फिर आज देखा, हर दौर में हुमायूं सईद अपने आप को रेलेवेंट कैसे रख लेते और कमाल का? मेरे ख्याल से इसमें जो मैं पहले कहूँगा कि ये माँ बाप की दुआएं हैं। और वो चाहे मेरा वो वक्त था जब मैं फैक्ट्री में काम करता था, मैं बिल्कुल एज ए ट्रेनिंग गया था फैक्ट्री में और विद इन 2 years आई थिंक मुझे तीनों फैक्ट्रीज़ का जीएम बना दिया था। खैर उसमें कुछ लक भी था कि जो उस वक्त जीएम थे उस फैक्ट्री के, वो जा रहे थे तो मुझे वो चांस मिला और मुझ में जो ओनर थे उन्होंने वो पोटेंशियल देखा और मुझे करे। तो मैं फिर अपनी फैक्ट्री में ही रहता था। मैंने 2-4 साल जो वहाँ काम किया, 2-3 साल, वो मैं पूरी पूरी रात फैक्ट्री में गुजारता था कि ताकि जो शिपमेंट्स हैं वो टाइमली जाएं। कहाँ पे? इसीलिए साइट में ये निज़ामुद्दीन एंड सन्स वाले जो फरिया अल्ताफ़ हैं, उनकी जो बहन है नशमिया, उनके वो हस्बैंड थे जो निज़ामुद्दीन एंड सन्स के ओनर भी थे और उनकी फैक्ट्री थी, उनका एक यूनिट था जो गारमेंट फैक्ट्री थी और वो एक्सपोर्ट करते थे उस वक्त नेटवेयर गारमेंट्स में। तो मैं उनके साथ करता था काम। तो एक मेहनत की आदत उस वक्त से हो गई और आई वाज वेरी यंग जिस वक्त मेरा जो भाई था वो गिर गया था और वो पैरालाइज हो गया था। तो एक टफ लाइफ मैंने स्टार्ट में देखी काफ़ी। और फिर आपने उस फैक्ट्री में एक इवेंट भी करवाया था? हाँ, फिर उस फैक्ट्री में मैंने जी एक इवेंट करवाया था जिसमें हमारी कुछ बहुत टाइमली हमारी कुछ शिपमेंट्स चली गई। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड बॉस थे, ही वाज वेरी हैप्पी कि ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा मैं एक सेलिब्रेशन रखना चाहता हूँ। जो सेलिब्रेशन में मैंने वो जो हमारे कटिंग मास्टर थे, जो हमारे डाइंग मास्टर थे, जो सारे क्रू था, उससे हम क्रू बोलने की आदत हो गई, जो सारे जो काम करने वाले थे, तो उससे मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस करवाई थी ऑन स्टेज। तो वो इट वाज गुड फन, बहुत ही मज़ा आया था। तो आपकी ज़िंदगी में वो वाला वक्त और फिर वो जो मेहनत का है और फिर जिस तरह आपने हर दौर में कमाल करके दिखाया,
उसमें बहुत तो आपकी अपनी मेहनत भी है, लेकिन आपके लिए नदीम नाम बड़ा लकी रहा है उस दौर में 95 में। जो मेरे नदीम जो हाँ, खान। जी वो जो उनका नाम था नदीम अहमद, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्री के ओनर थे, जो मेरे फर्स्ट बॉस थे। और नदीम अभी मेरे दोस्त भी हैं जो और मेरे साथ नदीम काम भी, करते हैं। नदीम भी- से नदीम तक का हाँ, नदीम से नदीम तक का सफ़र। सही। तो वो वाला भी आपके लिए बड़ा लक फैक्टर रहा। और फिर आपने फिर वहाँ से फिर आप 90s में इंतहा भी आपने मूवी की, समीना जी हाँ, फिर पीरज़ादा वो के साथ। हुआ है कि जो नदीम अहमद जो थे वो खुद भी मॉडल थे। यस, तो मैं असल में उन्होंने वो स्टोरी जानना चाहता हूँ। हाँ, तो एक दफ़ा जब मैंने उसी शो के ऊपर कुछ ऐसी सिंगिंग विंगिंग की, और तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम तो एक्टिंग भी किया करो। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, और आप मुझे अगर एक्टिंग शैक्टिंग का बोलेंगे तो फिर आपकी फैक्ट्री कौन रन करेगा। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो फिर एक बार उनको किसी ऑडिशन के लिए बुलाया हुआ था। आपने PTV बताया था में। कि बड़े कोई और मॉडल वो लोग इतना थे। हाँ, वो ही वाज वेरी गुड लुकिंग। मैंने उससे ज़्यादा गुड लुकिंग आदमी मेरे ख्याल से मैंने कुछ देखा ही नहीं है। ही वाज वेरी गुड लुकिंग गाय। तो उन्होंने मुझे उनको PTV बुलाता था वो किसी रोल के लिए, तो उनका इतना इंटरेस्ट होता नहीं था, उनको मॉडलिंग की हद तक ही बस इंटरेस्ट था। तो मुझे एक दिन कहते हैं कि तुम जाओ ऑडिशन दे आओ। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कहते हैं हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा, उस वक्त था वो मैं ऑडिशन देने गया, मैं लेट हो गया, मैं पता नहीं फैक्ट्री में था, वो ऑडिशन नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, और फिर उसके बाद हमारी जो फैक्ट्री थी वो लाहौर शिफ्ट हो रही थी, और उसके बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ रही थी। और नदीम जो हैं वो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो वो एक बहुत सैड टाइम था। लेकिन उसी के अंदर मुझे एक जगह किसी ने वापस ऑडिशन के लिए बुलाया, क्योंकि वो नंबर मेरा उनके पास चला गया था, तो उन्होंने वापस किसी दोबारा से बुलाया। और वो बात थी कुछ 95 की शुरुआत थी, उसमें मुझे किसी ने बुलाया। मैं गया, उसके अंदर मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया। मुझे एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी वो बन रही थी, और तस्नीम असलम उसकी डायरेक्टर थी। और फिर उसमें एक दिन का काम करके उन्होंने मुझसे कहा कि ये रोल तुम नहीं कर सकते, ये तुम ना करो, तुम ये दूसरा रोल करो। अच्छा, वो मैंने कहा नहीं, जो मुझे रोल दिया था मैं वही करूँगा, अब मैं नहीं कर सकता। मैंने वो छोड़ दिया। अब फिर मैंने एक ड्रामा अपना बनाया खुद। और उस वो ड्रामा तो बहुत बुरा बना, लेकिन उसकी जहाँ एडिटिंग हो रही थी वहाँ उसी ड्रामे की एडिट हो रही थी। प्रोविजन एक जगह थी हमारे यहाँ, तो उसकी ड्रामे की एडिट हो रही थी, तो वहाँ वो डायरेक्टर थी। तो उन्होंने बोला दिखाओ ज़रा तुम्हारी एडिट जो हो रहा है, तुमने जो बनाया। तो उन्होंने देखा, तो मुझे कहती हैं ड्रामा तो तुम्हारा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम उसमें अच्छे लग रहे हो। तो देन उन्होंने मुझे PTV का उस वक्त एक प्रोग्राम चलते थे ये जहाँ, जिसमें आधे घंटे का सारे एजाज असलम और उस वक्त अदनान, बाबर अली, ये सब उसमें आ चुके थे। तो उसके ये सब आपके सीनियर है? जी जी, ये सब सीनियर है। ये आई थिंक ये जो इन्होंने तो सब ने उस वक्त काफ़ी काम किया हुआ था। जैसे नान ने उरूसा किया हुआ था, एजाज ने, जिसमें रोशू उसका नाम होता है, वो किया हुआ था। तो बाबर अली ने भी किया, तो ये सारों ने किया हुआ था। तो खैर उन्होंने मुझे बुलाया, और तो वो मैंने किया एक दफ़ा। अब ये जो प्ले था, मेरे घर से मुझे परमिशन नहीं थी करने की। मेरे फादर ज़रा रिलीजियस थे। वो उन्होंने कहा कि अच्छा, वैसे रिलीजियस होने के अलावा उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि तुम अभी इतनी अच्छी फैक्ट्री में काम वाम कर रहे थे। पढ़ाई का तो खैर मैंने BCom के बाद मैंने नहीं किया काम, बिकॉज मुझे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे यही था कि मैं काम करूं, काम में लग गया था मैं। तो उनको ये डर था कि कहीं इन चक्करों में फंस के ये काम से भी ना जाए, जो इतनी अच्छी इसकी जॉब थी और सब चल रही थी, अब इसने वो भी छोड़ दी है। ये ना हो कि ये वो चाहते ये थे कि मैं दूसरी जगह फैक्ट्री में काम करूं और उसी काम में रहूं जो मैं कर रहा हूं। तो मैंने उनको कहा मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं। मैंने एक जगह अप्लाई भी कर दिया, मेरा हो भी गया वहाँ पे। दादा भाई जो गारमेंट फैक्ट्री थी वहाँ मेरा हो गया था। लेकिन ये मैंने प्ले छुप के किया घर वालों से। और अब ये जब चल गया, तो मैंने उस दिन जिस दिन इसने चलना था प्ले ने, तो मैंने टेलीविज़न जान के बंद रखा। अच्छा। किसी तरह किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन खैर वो हम जिस अपार्टमेंट्स में रहते थे वहाँ पे लोग मिले मेरे फादर को, उन्होंने बोला हमने रात को तुम्हारे बेटे को ड्रामे में देखा है। तो
कोहराम कैसे हो मच सकता गया है? होगा। मेरे बेटे ने, मेरा नहीं होगा। कहते नहीं, आपके बेटे को देखा है, बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ेदार, वो तो हीरो लग रहा था। तो ये अच्छा, मेरे फादर ने, उनको यकीन ही नहीं आया वाकई, और उन्होंने 3-4 दिन गुजर गए, वो मुझसे पूछना ही भूल गए, क्योंकि उन्होंने उस बात को सीरियस लिया ही नहीं। तो कहीं मेरे घर में मेरे एक छोटे भाई ने को किसी ने बताया, तो वो मेरा छोटे भाई मेरे एक और छोटे भाई से बात कर रहा था। मेरे फादर ने तब मुझसे पूछा कि ये तुमने वाकई कुछ किया है? तो मैंने फिर उनको बताया, जी मैंने वो अम्मी को बता चुका था मैं। उन्होंने बोला मैं अभी नहीं बता रही। तो उसमें कितनी इनकम हुई, कोई कितने पैसे, चंद पैसे क्या थे? जो उस वक्त जो वो पैसे तो उस वक्त बहुत कम थे। वो ज़ाहिर है पीटीवी का प्ले था, और वो पैसे तो वो नहीं थे, उनको पैसे का इशू नहीं था। उन्होंने पहले तो बोला कि तूने कर कैसे लिया। कैसे? तो लेकिन somehow वो हुआ क्या कि जब मैंने उनको बोला कि मैंने कर लिया, तो जो भी उनको फीडबैक मिला था लोगों से, वो बुरा नहीं था। तो वो उस पर उन्होंने बोला हाँ, लेकिन ये तुमने अब करना नहीं है, लेकिन तुमने जॉब करनी है पहले। मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब करूँगा और साथ साथ ये, और मैं करना शुरू कर दी। मैंने शुरू करी, साथ साथ का मैंने बोला ही नहीं। मुझे भी लगता था कि क्या होगा, अब हो गया ख़त्म, अब पता नहीं कब वो, मैं उसको परसू नहीं करूँगा तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे एक कमर्शियल मिला, और उसके अंदर पैसे उस वक्त जो थे वो 20,000 थे। और 20,000 मतलब आप सोच लें कि उस वक्त सैलरी मेरी कोई 50,000 के करीब थी। तो वो 20,000 मेरे लिए सिर्फ एक दिन के काम करने से इतने मिल गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इसका मतलब, अब फिर उसके बाद जो है ड्रामा मुझे और फिर ऑफर हुआ, और फिर मैंने ये देखा कि मैं दोनों काम एक साथ कर नहीं सकता। तो फिर मुझे अपना वो जॉब छोड़नी पड़ी, और फिर मैं इसी काम में चल सोचा आज, और आगे ऐसा सिलसिला बना कि आप छा गए। इसी दौरान हुमायूं भाई ड्रामा इंडस्ट्री में आप आए, आपने कमाल किया, फिर आपने फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह अभी मैं देख रहा था, लव गुरु 80 करोड़ से ज़्यादा कमाई, JPNA 40 करोड़ उस दौर में, JPNA 2 70 करोड़, पंजाब नहीं जाऊंगी 55 करोड़। इस सब में आपने तो वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया जो आपके लिए भी हर मूवी को देख के होता है कि यार अब पिछली मूवी ये थी ब्लॉकबस्टर, अब अगली को मेगा ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। ये वाला कैसे डिसीजन लेते हैं, या क्या क्या एक टीम वर्क है कि जो आप करते हैं वो छा जाती है? इस दौरान मैं हूँ शाहिद अफरीदी का जिक्र भी मैं करना चाहूँगा। बहुत से लोग उसको बड़ा अंडररेटेड मूवी कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद वो वक्त से पहले बन गई, आपने भी ये कहा, लेकिन उस दौर में उसका 5 करोड़ रुपए कमाना भी एक अचीवमेंट थे। हाँ, उस दौर में जो भी आपका फिगर है वो तकरीबन कुछ 6.5 से 7 करोड़ रुपए का बिजनेस था। लेकिन उस वक्त सिनेमाज ही नहीं थे। मुझ में ये हिम्मत आई थी कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ, छोटी सी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि मैंने उस वक्त 7 करोड़ रुपए लगा दिए थे फिल्म में, और जो कि गलत था मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने 3.5 करोड़ रुपए का बजट लेके चला था और 7 करोड़ लगा दिए थे। तो उसमें समझ लें कि मेरी कोताही थी। लेकिन मैंने लर्न बहुत किया उससे। और फिर मैंने जब जवानी फिर नहीं आनी बनाई, उसके 2 साल में, वो तो जवानी फिर नहीं आनी मैंने बड़ी फिल्म थी, बाहर थी, मुल्क से बाहर गया, वो मैंने 6.5 करोड़ में बनाई, और उसका बिजनेस जो था वो अराउंड 50 करोड़ या जो भी आप उसको कह लें, उतना बिजनेस था। तो और मैं हूं शाहिद अफरीदी, लर्निंग बहुत जरूरी। शायद मैं हूं शाहिद अफरीदी ना बनती तो मेरे में शायद फिल्म बनाने की हिम्मत ना रहती। और डायरेक्टर भी कोई नए थे? हाँ, उसामा उसमें डायरेक्टर थे। और फिर वाई शाहिद अफरीदी, यानी बहुत बड़े बड़े नाम थे। अच्छा, मुझे ना उस वक्त शुएब अख्तर का कुछ लोग कहते हैं। उस वक्त मुझे, खैर मैं शाहिद अफरीदी का भी फ़ैन था, शुएब अख्तर का भी फ़ैन था, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बस वो बूम बूम अफरीदी मेरी एक कहानी इस पे बेस करती थी कि एक बच्चा है जो शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा फ़ैन है, और उसको बस बल्ला पकड़ता है, उसको जो छक्के मारने का होता है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके ऊपर सारी कहानी थी। और फिर एक कोच को का कैरेक्टर था जो इस तरह। तो अब ये तो कोई बात नहीं, मैं शुएब अख्तर पे भी बनाना चाहूँगा, और वसीम अकरम पे भी बनाना चाहूँगा। एक होता है ना कि आइडियलाइज करते हैं, वो एक उनकी वो एक ऑरा, ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का उस दौर में भी, आज भी उनका, तो वो बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान पे बन सकती थी या किसी और पे। तो आज के दौर में कभी सोचा कि मैं हूँ बाबर आजम हम एक्सपेक्ट करें कभी, या कोई ऐसा? नहीं, क्यों नहीं। और वही बात है कि अभी भी आपके पास बाबर आजम है या कोई और भी क्रिकेटर है जो इस वक्त अगर बहुत आपको इंस्पायर करता है, तो आप उस पर भी बना सकते हैं, आप किसी पे भी बना सकते हैं। तो खैर उस वक्त शाहिद अफरीदी के ऊपर
फिल्म बनाई। वो फ़ैन के ऊपर बेसिकली फिल्म थी। Yes. वो शाहिद आफरीदी की कोई बायोग्राफी नहीं थी, फ़ैन के ऊपर फिल्म थी। वो फ़ैन जो है वो उसकी लाइफ ने दिखाई थी कि उससे उसकी ज़िंदगी में क्या असर है। बस वो मुझे हिम्मत मिली थोड़ा, उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो मैंने कहा बना जाओ, और 3-3.5 करोड़ रुपए में बना लेंगे। दो कि उस वक्त भी 3-3.5 करोड़ रुपए को उस वक्त निकालना जो है वो बहुत मुश्किल काम था। इतनी कॉस्ट को रिकवर Risk था करना बहुत मुश्किल था, बहुत रिस्क था, क्योंकि सिनेमाज नहीं थे। सिर्फ मैं 18 to 19 प्रिंट्स, उस वक्त डिजिटल भी नहीं था, सारा जो है वो प्रिंट्स के ऊपर था। तो सिर्फ 18 से 19 प्रिंट्स, जो अब हम तकरीबन कोई 100 स्क्रीन्स पे अगर रिलीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो उस वक्त स्क्रीन्स थी वो 20-22-25 स्क्रीन्स थी। और कैसे वक्त बदलता। और आज लव गुरु को अगर जी। कंपैरिजन करें, या मैं जवानी फिर नहीं यानी 2 की, और फिर पंजाब नहीं जाऊंगी, जी, और उसमें वो तो फिर मेरे ख्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर का, या आपका तो बस माशाल्लाह। पंजाब ने बेसिकली तो देखें, टर्निंग पॉइंट जो था करियर का वो जवानी फिर नहीं आनी था, वानी था। लेकिन उसमें क्योंकि काफ़ी एक्टर्स थे, तो एज एन एक्टर जो है वो मेरे ख्याल से जब पंजाब नहीं जाऊँगी, क्योंकि पंजाब नहीं जाऊँगी मैं सिर्फ वो सोलो लीड था, तो डरा हुआ ज़्यादा था कि पता नहीं अब, क्योंकि लोग बोले थे अब पता चलेगा हुमायूं को, अब 3 एक्टर्स इसके साथ नहीं हैं, तो तो वो एक डर था कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, सिनेमा आते हैं कि नहीं आते देखने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उससे बड़ी हिट हुई। और फिर लव गुरु आई, उसमें भी लव गुरु हम 2019 में जब हमारी फिल्म ये जवानी फिर नहीं आनी सक्सेसफुल हुई, तो फिर हमने को 2-3 फिल्मों पे स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया। एक नरम गरम और एक लव गुरु, और उसके साथ साथ 1-2 फिल्मों का और हम सोच रहे थे। फिल्म्स का बड़ा अच्छा दौर हो गया था, क्योंकि एक तो ये कि इंडियन फिल्म्स भी आ रही थी, पाकिस्तानी फिल्म्स भी आ रही थी, तो सिनेमा जो है वो लोगों की एक हैबिट बन गया हुआ था, और बिल्कुल पीक पे था। और 2019 में जब ये जवानी फिर नहीं आनी 70 करोड़ की है, तो हम लोग सब बहुत खुश थे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री बहुत खुश थी कि अब सब लोग जो हैं वो फिल्में बना रहे थे, काफ़ी प्रोड्यूसर्स फिल्में बना रहे थे। और फिर वो उसी वक्त ही हमने लव गुरु भी सोची थी। तो लव गुरु का आइडिया उस वक्त आया कि एक इस किस्म की फिल्म बनाते हैं, एक आज रंग है टाइप की फिल्म बनाते हैं, एक मिर्ज़ा जट फिल्म बनाएंगे, एक ऐसी होगी, एक वैसी होगी, हर किस्म का हम लोग उसको टच कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद एक लंदन नहीं जाऊंगी हमने लंदन नहीं जाऊंगा शुरू कर दी। मैं लंदन में था, मैं सेलिब्रेट कर रहा था पंजाब नहीं जाऊंगी की सक्सेस को। तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बोला यार अब लंदन में क्यों नहीं बनाते फिल्म। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैंने पंजाब नहीं जाऊंगी बनाई, मैं बनाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा। तो ये मैं कह के आया था उनको मजाक में। मैंने खलील साहब से आके बात की, मैंने खलील साहब ये लंदन नहीं जाऊंगा बनाएं। कहते हाँ बन सकती है, गुड आइडिया, मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने वो लिखना शुरू की। तो हमने फिर लंदन नहीं जाऊंगा शुरू कर दी, उसकी शूटिंग शुरू की, और उसके फ़ौरन बाद हमने वो शुरू करनी थी 2020 में, यही लव गुरु। बट कोविड आ गया। कोविड ने सारा, हमारी फिल्म आदि जो बनी थी लंदन नहीं जाऊंगा वो भी रुक गई। और फिर 3 साल 2023 में फिर दोबारा फिर लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज़ की, वापस से शूटिंग करके, और फिर होते होते अब लव गुरु की बारी आई। और लेकिन इस दौरान 2 सवाल मेरे जहन में हैं, और मैं चाहूँगा पहले कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड में चीज़ें रुक गई, लेकिन जनवरी 2022 में फिर आपने वो कर दिया जो मेरे ख्याल में और किसी पाकिस्तानी एक्टर ने नहीं किया। डॉक्टर हसनात खान का द क्राउन का आपने रोल किया। जी, डॉक्टर जी। हसनात खान, द क्राउन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उस वक्त आपको कोविड था जब आपने ऑडिशन दिया। तो कोविड आपके लिए कहीं ना कहीं लकी साबित हुआ। अच्छा एक, हाँ, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऑडिशंस देने की, लेकिन उनका तो प्रोसेस ही है, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसके अंदर अब आप, मुझे अजीब लगा था, लेकिन वो प्रोसेस से मुझे जो भी सीन्स थे ना मुझे पूरी तरह याद भी हो गए थे। और लेकिन ये मुझे, क्योंकि मुझे तरीका नहीं पता था किस तरह करना है, मैंने खुद करने की कोशिश की, मुझे नहीं हो सका मुझसे। मैंने फिर उस एजेंट को कॉल किया, मैंने कहा भाई ये बताएं कि ये तो मुझसे तो नहीं हो रहा है ऐसे कैमरा रख के एक्टिंग करना, तो मैं क्या किसी और को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि किसी को बताना नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ये अजीब चक्कर है। और इस तो दौरान ये तो आपको पता था कि 5 और एक्टर्स हैं जिनको कॉल गई हुई है इस ऑडिशन? उन्होंने मुझे बोला 8 हैं, अच्छा। और जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ नाम पता चले? इंडियन भी हैं। नहीं, मुझे बाद में एक उड़ती मैंने सुना था कि अली खान
भी थे उसके अंदर, और लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं पता चला कि कौन कौन थे। खैर, लेकिन फिर आपने ऑडिशन रिकॉर्ड किया? ऑडिशन मैंने किसी को बुलाया, मैंने अपने दोस्त को, हाँ, क्या नाम है उसका, नादिर एक डायरेक्टर भी हैं और वो ही इज़ वेरी गुड। तो वो उसने मेरा जो है वो ऑडिशन शूट किया। और कुछ फिर याद उसने है लाइंस क्या थी? और ओह नो प्लीज़ नहीं लेकिन वो बेसिकली वो वाला सीन था जिसमें किस करते हो? जी वही वाला सीन था। तो उसका ऑडिशन वो तो हार्ट मुश्किल की है। बातें वो बता रहा होता है और हार्ट से हार्ट की बातें हो रही होती। खैर, तो वो जो सीन जो है वो मैंने करके भेज दिया, और मैं बीमार था, मुझे 102 या 103 बुखार था क्योंकि कोविड हुआ था मुझे। लेकिन खैर मैं जिस तरह भी अपने आप को जितना बेहतर रख सकता था, वो बेचारा मास्क लगा के दूर खड़ा हुआ था, आए। तो दूर से मेरे कैमरे से मुझे शूट किया। खैर वो जब हुआ तो मैंने अपना ऑडिशन भेजा और उन्होंने कहा वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। ज़बरदस्त। तो उन्होंने बोला अब वो तुम्हें दूसरा सीन भेज रहे हैं। अच्छा, ये बात इसी बात में 2-2 दिन गुजर रहे हैं, 2 दिन बाद दूसरा सीन आ गया। अब ये कैसे होना है? वो कह रहे ये जो सीन है तुमने एक तो करके भेजना है, और फिर ये खैर मैंने दूसरा सीन भी करके भेज दिया उसी तरह। उन्होंने बोला वाह 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 ज़बरदस्त। अब क्या है? कह रहा अभी जो दूसरा और पहला सीन है, ये तुमने जो मेन एक्ट्रेस है जो इस वक्त उसमें है एलिजाबेथ, द क्राउन, वो जो हीरोइन थी उसके साथ जो है तुमने करना है। तो ये सब फिर वो मैंने कहा कैसे होगा? बनी डायना, जो डायना का जो कैरेक्टर कर, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने फिर जूम कॉल के ऊपर मुझे लिया, और फिर उस पर क्योंकि आना जाना उस वक्त भी बंद हुआ था, ज़रा सख्ती थी, तो ज़ाहिर है अभी फिर ऑडिशन जो है वो उसके साथ हुआ। और फिर बस वहाँ मुझे डायरेक्टर ने जब बोला ना कि फैंटास्टिक, जब वो सीन हमारा हुआ तो मुझे काफ़ी उम्मीद हो गई कि अब मैं हो गया। लेकिन मेरे एजेंट ने मुझे तब भी बोला तुम टॉप 2 में आ गए हो। मैंने कहा यार तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अब आपका फ़ोन आएगा ना, तो यस तो यस होगा तो फ़ोन करेगा, वरना मुझे फ़ोन ना करिएगा। अच्छा, उनका कोई उसके बाद 20 दिन तक फ़ोन नहीं आया। आपने तो कहा, मैंने और मैं सेकंड पे यकीन करें भूल गया। मैंने कहा गया नहीं होगा, वरना तो ये हर 2-2 दिन के बाद फ़ोन आ रहा था, और एक सीन हुआ, 2 सीन हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो अब इतने दिन हो गए तो वो जो भी था वो दूसरा उसको मिल गया होगा, मुझे नहीं मिला। मैंने फिर 2-4 दिन के बाद सोचना छोड़ दिया। 2-4 दिन तक मैं ज़रूर ये क्योंकि एक्सपेक्ट कर कोविड रहा वाले था। दिन ही ऐसे थे कि आपको और कुछ सोचने को था नहीं, तो यही सोच रहे होते होंगे कि अब क्या होने वाला है। तो मैं वो 3-4 दिन तक सोचता था कि मैं उनका फ़ोन आएगा और मुझे बोलेंगे मुबारक हो, और वो नहीं आया फ़ोन, भूल गया। और यकीन करें जब मैंने उनको फ़ोन उठाया तो मुझे नहीं पता था वो कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे हेलो बोला, तो उनका जो पहला लफ्ज़ था कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह, वही हुआ जो मैं सोचता था, और हुमायूं तो हो गया। अच्छा, तब मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि किसने ये बोला है। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे आइडिया हो गया कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो 25 साल की उम्र में जो आपने ऑडिशन दिया था पीटीवी के लिए, वो मुश्किल था या ये मुश्किल था? क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग मीडियम, ये वो प्लेटफॉर्म के पूरी दुनिया इसको देखना चाहती है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल ज़ाहिर है एक्साइटमेंट ये था। और ये देखें, मेरा कभी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं वेस्ट में जाके काम करूं, और मुझे हमेशा से ये इंटरेस्ट अपने मुल्क में रहा है कि, और ये मैं कोई सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए बात नहीं कर रहा, ये वाकई ऐसा है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट अपने यहाँ होता है कि मैं अपने मुल्क में लोग मुझे बहुत पसंद करें और मुझे याद रखें हमेशा, और मुझे पसंद करते रहें, मेरा काम देखते रहें। मुझे ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो ये रहता है हमेशा। लेकिन इस रोल की जो खासियत थी, और मैं एक और बात बताऊं कि मुझे एक और ऑफ़र हुई थी कि जिसके अंदर मैं काफ़ी उनको बोला कि मुझे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं पूछता भी नहीं हूँ उनसे कि वो उसका हुआ कि नहीं हुआ या ऐसी। अच्छा, द क्राउन के अलावा हाँ। नेटफ्लिक्स पे? तो इसकी खासियत ये थी कि एक तो पाकिस्तानी कैरेक्टर था, और लोग भी काफ़ी एक्साइटेड इसलिए हुए थे कि एक पाकिस्तानी जो शख्सियत थी उस पाकिस्तानी एक्टर को ही उसके लिए कास्ट किया, क्योंकि उससे पहले वो हमने देखे कि बहुत से किसी और नेशनैलिटी के लोगों को कास्ट किया गया, तो लोगों को खुशी बहुत हुई। तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था, और फिर शायद एक वो बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था
चाहे वो छोटा था लेकिन था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसका इम्पैक्ट बड़ा था और आपके वो बाल भी फ्रंट से उन्होंने बड़े हल्के कर दिए थे। हाँ, वो उन्होंने पूरा यहाँ से थिनिंग की थी बालों की, लेकिन आई डोंट नो पता नहीं क्यों की थी, क्योंकि उनके बाल हसनात साहब के बाल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मेरे ज़रा थिनिंग कर दी। खैर उनको मेरे हो सकता है मेरा लुक भी एशियन थोड़ा और पाकिस्तानी, एशियन हाँ, दिखाने के लिए, ज़रा सा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क था, जो बेस लगी हुई थी वो डार्क थी उसके अंदर जो भी, लेकिन खैर वो ओवरऑल वो डिफरेंट बहुत लगा। एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं लग रहा था जैसा मैं लगता हूँ। तो बड़ी बड़ी मूछें थी। हाँ मुझे भी थी, और डिफरेंट कैरेक्टर, तो अच्छी बात है कि आप जब अच्छा, जब वो स्क्रिप्ट आया, सब फाइनल हो गया, तो एक तो उसकी एक्साइटमेंट, और जब उसमें आपने ऑब्वियसली किस वाला पार्ट था, तो उसमें आपको कोई और एक्साइटमेंट से ज़्यादा ये वाली टेंशन भी होगी ना कि एक रिएक्शन आना है, और जो फिर रिएक्शन आया सच्ची बात है, ये टेंशन मैंने पहले से उनको बता दी थी। रिहर्सल्स में जब मैं वहाँ पहुँचा कुछ दिन पहले मुझे बुलाया था मैं, तो वो लड़की हैरान हो गई, कहती वाकई तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत मसले हैं। मैं कहती कभी ज़िंदगी में, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारे ज़िंदगी में, हमारे लेकिन ऑन कैमरा मियाँ बीवी भी दूर रह के बात करते हैं जो एक्टर्स हैं हमारे, और इस तरह का काम होता है। तो खैर उन्होंने बोला यार ये बड़ी बात है, तो वो परेशान सी हो गई लड़की कि यार ये तो बड़ा मसला है इनके साथ। तो मैंने बोला मैं इसलिए ज़्यादा नर्वस भी हूँ, एक तो ये मैं पहली बार काम कर रहा हूँ बाहर, और मैं बड़ा कंफर्ट जोन में काम करने का आदी हूँ, खुद ही प्रोड्यूसर हूँ, अपने ही एक माहौल में काम करने का, कंफर्ट जोन में काम करने की आदत है। तो कहती नहीं तुम ये तो बिल्कुल वो ना हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हें जो हमारा क्रिएटर है, जो शो का क्रिएटर है, उसने पहली बार जब तुम्हारी तस्वीर देखी, उसने बोला मुझे यही बंदा चाहिए, तो सिलेक्ट तो तुम उसके किए हुए हो, तो तुम तो घबराओ नहीं भाई, तुम खुल के काम करो, तुम पसंदीदा हो यहाँ के। मैंने कहा चलो शुक्र है। तो वो इस लड़की ने, अब चाहे वो झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी, मुझे तब भी लगा वो ऐसे ही कह रही है, और मुझे कंफर्टेबल करने के लिए कह रही है। तो अगर वो ऐसे भी कह रही थी, झूठ भी बोल रही थी, तो भी उसकी बहुत बड़ी बात, तसल्ली भी दे रही थी। कि बड़ी बात है कि वो मुझे कंफर्टेबल कर रही थी, कि ताकि उसके साथ जो भी मेरे 3-4 सीन्स हैं, वो क्योंकि उसके वाहिद रोमांटिक सीन्स मेरे साथ थे, तो उसको ये आइडिया था कि ये जो सीन्स हैं उसके मेरे साथ अच्छे होने चाहिए उसके। तो वो मैं देख रहा था कि वो बड़ी इंटेलिजेंट, तो पूरी शूट में जब मेरे सीन उसके, ओ यू आर अडोरेबल, और तो मेरी तारीफ़ की जाती थी और बार बार कॉम्प्लीमेंट करती थी, जिसकी वजह से मैं और मेरी हिम्मत बढ़ती थी। तो मैं समझ सब रहा था वो क्या कर रही है, लेकिन एक सपोर्ट, इस तरह की सपोर्ट भी मिल जाए ना, और शायद बाहर इंटरनेशनली जब काम होता हो तो इस तरह के स्टार दे आर वेरी प्रोफेशनल। यकीन करें वो अपनी वैनिटी से और मैं अपनी वैनिटी से जब सेट पे जाता था तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं किसी तरह उससे पहले पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे हमेशा उसने हराया है, वो मुझसे पहले होती थी वो। और इसकी ख़ास बात द क्राउन की ये भी थी कि 80s 90s के जो बच्चे या उस वक्त के यंगस्टर्स, उसका उन सब का प्रिंसेस डायना के साथ ना एक बड़ा कनेक्शन था। वो जब और जब उनका फ्यूनरल था, उसमें पूरी दुनिया, तो बड़ा एक्साइटमेंट थी वो कैरेक्टर जो है वो बहुत बड़ा था, सबकी नजरें थी। अच्छा, सिंस आप को पाकिस्तान के कामयाब तरीन फिल्म मेकर्स में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आपने इतने बड़े बड़े हिट्स दिए, ये क्वेश्चन रेलेवेंट है भी नहीं भी है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में काम करते हुए और वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हुए, वहाँ का इक्विपमेंट देखते हुए, वहाँ का काम करने का अंदाज़ देखते हुए, हम बतौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जो आपने 90s का भी देखा है, अभी भी देखा है, लव गुरु में हम 1 अरब के करीब पहुँचने वाले हैं आपकी फ़िल्म के ज़रिए, कितने पीछे हैं हम नेटफ्लिक्स या हॉलीवुड से कहा जाए? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं ना कहीं कहा जाए बॉलीवुड को तो हमने टक्कर दे दी। देखें बॉलीवुड को टक्कर देना भी मैं नहीं समझता कि हमने दी है, बिकॉज बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ फिल्म की इंडस्ट्री मैं समझता हूँ है ही नहीं, ख़त्म हो गई भी थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। बीच में कोविड ने फिर रोक दिया था तो फिर से शुरू हुई है। बस हमारे यहाँ फिल्में ज़्यादा बनती नहीं, जब फिल्में ज़्यादा नहीं बनती तो इंडस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ इतने सिनेमाज नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है। अगर ये 2-3 लोग 4 लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं जो हिम्मत करके अपने शौक़ में अपने पैशन में फिल्में बना रहे हैं तो इससे इंडस्ट्री बन नहीं जाती। यस, उसकी एक तरह से रिवाइव हो गई है
लोग जितने ज़्यादा फिल्में बनाएंगे तो सिनेमा में लोग आएंगे। ऑडियंस का कोई कसूर नहीं है, ऑडियंस आती है। ये आप साबित कर चुके हैं, ये 5 फिल्में मेरी भी साबित कर चुकी हैं। मौला जट आई तब भी आए लोग, जो अच्छी फिल्में बीच में आई लोग दीवाना वार आते हैं। तो लोग आते हैं, लोग देखते हैं। आपको याद होगा, और ट्रेलर देख के लोगों को पता चल जाता है किस फिल्म में जाना है, किस में नहीं जाना। और जब इंडियन फिल्म्स भी बैन हुई तो ऐसा लगता था सिनेमाज बंद हो जाएंगे, लेकिन ये जो रिवाइवल हुआ उससे पता चलता है कि लोग अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। चाहे तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और ये मानना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको कि आप पीछे हैं। बजट्स में हम बहुत पीछे हैं, और बजट भी बहुत ठीक है, टैलेंट भी होता है, लेकिन टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ कि हम एक अगर अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको अच्छा शूट करना है, तो उसमें कोई कमी ना हो, वो हमें पता है कि वो किस तरह शूट किया जाता है। उसमें टाइम और पैसा, और आप अब नेटफ्लिक्स की जो भी ये क्राउन सीरीज थी, इसके 10 किस्तें हैं ना, 10 किस्तें 1-1 घंटे की हैं। ये 10 किस्तों को 5 डायरेक्टर्स कर रहे थे, 5 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। यहाँ एक डायरेक्टर 5 मूवी कर रहा है, यहाँ एक डायरेक्टर 5 मूवी कर रहा है, यहाँ एक ही डायरेक्टर जो है 40 किस्तों का सीरियल बना रहा है। और वहाँ अब आपको पता है एक बंदा, उन्होंने एक डायरेक्टर बुलाया हुआ है किसी और मुल्क से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, तो दुनिया के 5 उनकी नज़र में बेस्ट डायरेक्टर्स आके अपने अपने 2-2 एपिसोड्स को फोकस करके उस एक पूरे साल में डायरेक्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसके प्री के ऊपर काम करते हैं। उनकी प्री के लिए पूरी टीम मौजूद है जो हर तरह की रिसर्च करके ये हमें ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये एक्टर होगा, ये होगा, ये बच्चे 6 बच्चे आए हुए हैं, उनमें से कौन सा विलियम बनेगा, कौन सा हैरी बनेगा, कौन सा क्या बनेगा, 6 बच्चों का ऑडिशन हो, ये तो ये इतना टाइम और पैसा भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि उस मामले में तो ऑफ कोर्स हम दुनिया का सबसे सस्ता तरीन ड्रामा यहाँ बनता है पाकिस्तान में। और लेकिन देखा जाता है ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की, देखा जाता है बहुत अच्छा ड्रामा हम बना लेते हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस है जो उसमें हमें उसके अंदर इतना वक्त और पैसा लगा के अगर हम बनाएंगे तो हम भी बहुत अच्छा ड्रामा बना सकते हैं और फिल्म भी बना सकते हैं। 2-3 सीन्स के कितने पैसे मिले? अगर बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि या बहुत पैसे मिले, वो काफ़ी पैसे थे। समझ लें कि जो पूरे सीरियल के मैं हूँ शाहिद आफरीदी का बजट निकला है जो पूरे सीरियल के मिलते हैं उससे डबल थे, इतने पैसे थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हम फाइनेंशियली भी बड़ा पीछे हैं, और इक्विपमेंट वाइज भी ऑब्वियसली हमारे पास वो इक्विपमेंट्स जो जेपीएन नहीं, इक्विपमेंट काफ़ी है, लेकिन ठीक है, वो आप कितना हाईटेक अब हो चुका है, वो इतना इक्विपमेंट, और हर दिन अब नई नई चीज़ें आती हैं, लाइट्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं, वो वाली सारी चीज़ें हमारे पास वही हैं जो लोगों के पास बाहर है। कुछ और जो बहुत स्पेशल इक्विपमेंट है वो शायद हमारे पास नहीं होगा, लेकिन वो भी आ जाएगा। कोई भी जो जैसे सलमान रज़ाक हैं, कि वो कोई भी वो वाला इक्विपमेंट भी यहाँ पे लाते रहते हैं, वो तो उसमें कोई हमारे पास कमी नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, आपके बजट्स और बढ़ेंगे या आपको टाइम और मिलेगा, आप जितना टाइम लगा के बजट लगा के करेंगे तो आप जैसे हमें एक्शन बहुत अच्छा करना हो तो हम बाहर से लोग बुलवा लेते हैं। हमें एडिटिंग करवानी हो, एडिटिंग कह रहा हूँ, हमने पोस्ट करवानी हो तो हम बाहर का प्रोडक्शन हाउस ले लेते हैं, हमें साउंड करवानी हो तो हम बाहर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये पैसा है ना, वक्त और पैसा आप उनको देते हैं और वो फिर उस तरह काम होके आ जाता है। तो इसलिए अब आपकी स्क्रीन जो है, अब लव गुरु की स्क्रीन जो है बहुत अच्छी थी। मौला जट का एक्शन बहुत अच्छा था, बाहर से टीम आई थी, उन्होंने सारा डिज़ाइन किया, उन्होंने किया। तो वैसे भी फिल्म तो वैसे भी अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म अच्छी नहीं थी, फिल्म भी अच्छी थी और एक्शन भी अच्छा था। अच्छा, इसी में ये जिस तरह लव गुरु में भी आपने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की, बहुत अच्छा कमाया, लेकिन हमारी एक ऑडियंस में एक उम्र पर तनकीद होती है, यार ये सेट नहीं लग रही, ये मतलब अभी सजल के साथ आप मैं मंटू नहीं हूँ कर रहे, तो उस पर भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बहुत से लोगों ने तो बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो हैरान होता हूँ, मेरा वो डायरेक्टर भी बैठ के बेचारा वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था किसी इंटरव्यू के अंदर कि कभी आपने ये देखा है, बॉलीवुड देखें, आप कभी देखें बॉलीवुड के अंदर या कहीं भी आप खुद देखें, करण जौहर बैठ के शाहरुख खान की एज के बारे में बात कर रहा होगा? कभी भी नहीं। आज भी शाहरुख सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी मूवी में काम करता है, मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये
इसके ऊपर बात ही ना करें, आपको इस पे सवाल भी नहीं करना चाहिए। उसी में नदीम जो है बेचारा वो इंटरव्यू में बोल रहा था कि ऑडियंस नहीं बोल रही, ये 25-26 लोग हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन इनका तो भाई जवाब तुम हुमायूं भाई 25-26 देना जरूरी है ना। जब 25-26 का जवाब उसने दिया, मैं कह रहा हूँ कि डोंट, इनको 25-26 लोगों को आप जवाब देंगे ना तो इम्पोर्टेंस तो वो तो इम्पोर्टेंस मिलेगी उनको, वो चाहते ही हैं वो 26 लोग के आप जवाब दें। लेकिन आप फिर मुंह तोड़ जवाब ऐसा देते हैं कि वो कोई 50 करोड़ से नीचे ही नहीं आती। इस मैं दौरान कह रहा हूँ भाई, अभी तो ये हिट हो रही है, सोचे ना कि ये फ्लॉप हो जाए तो ये क्या करें आपके साथ। वो 25-26 लोग, उनको लिफ्ट नहीं करानी, वापस पूछें कि ये लोग मेरे को एज शेमिंग जो लोग ये करते जो हैं, एज शेमिंग करते हैं उस पे आप क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल में आपको जवाब है। समझ गए। अच्छा जी, लंदन नहीं जाऊंगा आपने की, पंजाब नहीं जाऊंगी का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया, उसके बाद आपने लंदन नहीं जाऊंगा की उसका भी अच्छा फीडबैक आया। सीक्वल बनाना चाहिए मूवी का, क्योंकि अभी मैंने देखा मेरे पास तुम हो का भी दूसरा आ रहा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसी मूवी से जुड़ जाती हैं कि ये उसी मूवी से रिलेटेड होगा कुछ। सीक्वल के आप हक में हैं और आपका? मैं बिल्कुल हक पे हूँ, क्योंकि ये जो कामयाबी होती है ना, ये आपको क्यों मिलती है कामयाबी? जब लोग खुश होके जाते हैं और लोग एंटरटेन होके जाते हैं। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर भाई 1 2 3 4 5 7 8 10 Mission फास्ट Impossible 10 मिशन इम्पॉसिबल क्यों बनाते हैं? उनके पास के और राइटर्स नहीं है, या उनके पास कहानियाँ ख़त्म है? 100 चीज़ें हैं ना, लेकिन वो लोगों को खुश करते हैं। उनको पता है लोग इतने खुश हुए हैं, वापस बनाओ, इनको और तरीके से खुश करो, उसी का रह के। और ये एक इंटेलिजेंट मूव है प्रोड्यूसर की तरफ से, और बिल्कुल करनी चाहिए। साथ साथ आप दूसरी फिल्में भी करते रहें, आपको करनी है। आई विल मेक अगेन पंजाब नहीं जाऊंगी पार्ट 2। अच्छा। और वेगस नहीं जाऊंगा, और लव गुरु 2 बनाऊंगा। लोगों को मैं चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी और सेहत दी तो मैं लोगों को सरप्राइज़ करता रहूँगा इंशाल्लाह। और आपने हर दौर में किया, और जिस तरह आपने हर मूवी से जो आपसे एक्सपेक्टेशंस या आपके नाकदीन हैं वो आपने जवाब देना आपको आते हैं। लेकिन मेरे पास तुम हो जब हुआ, जब मुझे, क्योंकि मैंने सारी मूवीज़ भी आपकी देखी हैं, आपके ड्रामे भी देखे हैं, लेकिन मेरे पास तुम हो वॉज समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, और वो बहुत स्पेशल था। मुझे याद है आखिरी जो उसकी एपिसोड थी, लास्ट एपिसोड, वो सिनेमा में भी लग रही थी, हमने अपने एक ढाबे पे भी उसकी स्क्रीनिंग की थी, और लोग रो रहे थे जब दानिश मरता है एंड पे। तो मैंने तो ऐसा वो कोई एक्सपेक्ट सीरियल किया नहीं था देखा कि लोगों ने उस रात मेक श्योर किया कि पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे, गांव के अंदर मुझे मेरे जो घर के मुलाजिम था उसने बोला आज हमारे गांव में किसी पता नहीं कौन सी जगह से एक बड़ा टीवी रखा गया और 2-3 गांव के लोग जो हैं मिलके वो सब साथ देख रहे हैं। और कितने रेस्टोरेंट्स के अंदर उन्होंने बोला था कि आज जैसे मैच नहीं होता पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है, स्क्रीनिंग तो हर जगह स्क्रीनिंग हो रही होती है रेस्टोरेंट्स में, तो ऐसे वो एपिसोड चला है। तो मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे पिछले 40 साल में, 50 साल में। क्या खास था उसमें, कैसे रिलेट किया? क्या हर किसी ने अपने आप को एक दानिश समझा जो स्ट्रगल कर रहा है, या देखिए उसके अंदर ना सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रिलेटेबल थे, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, स्पेशली मर्दों में तो ऐसा दानिश भी होता है और अदनान वाला शहवार भी होता है। तो कितने लोग तो कह रहे थे कि हाँ ये तो मैं शहवार हूँ असल में, मेरे वो वहाँ से भी रिलेट। और कितनी बीवियाँ, जो शहवार की बीवी थी वो बहुत सारी बीवियाँ ऐसी हैं जिनके शौहर शहवार जैसे हैं, और वही बीवियाँ जो टाइटल ट्रैक का भी एक बड़ा रोल होता है वो जो, देखिए टाइटल 9th एपिसोड से शुरू हुआ था। अच्छा हाँ। ये मैंने तब तक गाना रिलीज नहीं किया था कि जब तक वो क्योंकि हमें सीरियल लगाने से पहले ही पता था कि गाना जो है 9th 10th जब तक कि उसको कोई झटका नहीं लगता, ये गाना सीधा सीधा एक रोने वाला गाना है, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा। तो ये सिचुएशन ही 9th एपिसोड में आई थी। अच्छा, ये really interesting में तो हमें पहले से पता था कि गाना हमने नहीं लगाना, पहले ये सैड गाना है, ये सैड सिचुएशन आएगी तो लगेगा। तो जिससे को लड़की पहली बार पकड़ी जाती है और वो एयरपोर्ट से उसको लेके आ रहा था, वहाँ से गाना हमने इन किया था। तो ड्रामा तो वहाँ क्लिक कर चुका था। और देखें गाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसे भी लगता है कि ड्रामा हिट हो जाए तो गाना भी हिट हो जाता है।
दोनों चीज़ें साथ ही दोनों चल रही हैं। चीज़ें साथ साथ हैं, हर चीज़ कि ड्रामा हिट हो गया तो डायरेक्टर भी हिट है, तो फिर एक्टर भी हिट है। कभी मैं कभी तुम में भी मुझे लगता है ट्रैक का भी बड़ा एक रोल बिल्कुल, ट्रैक का उसमें भी था और एक्टर्स का भी है, सारा एक टीम वर्क होता है, एक आपको अल्लाह नहीं लगता कि की तरफ से कुछ चीज़ें उसके अंदर सेट हो जाती हैं। लेकिन यस, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 7 साल उस स्क्रिप्ट को अपने पास रखा था और मेरी नीयत नहीं होती थी कि मैं किसी को दूं। मुझे वो रोल भी खुद करना था और मुझे खुद प्रोड्यूस करना था। और मुझे बीच में लोगों ने बोला कि ये रिस्की है, बट मुझे वो रिस्की लगता नहीं था। मैं कहता था यार मुझे ये बेस्ट लगता है स्क्रिप्ट, ये खलील साहब का बेस्ट स्क्रिप्ट है। मैं ऐसे बोलता था खलील साहब के सारे स्क्रिप्ट अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी का बेस्ट स्क्रिप्ट है। और रिलेटेबल और बहुत इतना सिंपल, रिलेटेबल, क्या क्या तो उसमें जुमले और वाह वाह। लेकिन अगर दानिश ना मरता तो ज़रा ज़्यादा अच्छा ना वो शुक्र है दानिश मरा। मैं तो इस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता। मुझे काफ़ी औरतें बोलती हैं आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा कि इसलिए कि आप देख रहे थे ब्रेकिंग बैड में वो बंदा मर जाता है वो आखिर में, तो मैं सीरियस मैं यूं बैठा था, क्यों मार दिया, क्यों मर गया, क्यों मर गया। लेकिन वो आज तक डिस्कस ही इसलिए हो रहा है, जो एंड है ना वो डिस्कस आज तक हो रहा है। उनको जो तकलीफ थी, आपको पता है कुछ न्यूज़ चैनल्स थे, लोकल न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने खबर दी थी मेरे दानिश मर गया, मेरे पास तुम हो। हाँ वो पूरी उस पर बाकायदा। मैं सिनेमा में, जिस सिनेमा में देख रहा था लास्ट एपिसोड, तो 5-8 औरतें थी, तो वो अब सब उठ के चले गए थे, तो 5-8 औरतें थी और वो दुपट्टे में ना यूं ही बैठी हुई थी और 2 उसमें से ना यूं हो रही थी। मैं बहुत से ऐसी खबर तो थी। मैंने उनको देखा, मैं उनके पास गया तो मैंने कहा ये खड़ा हूँ मैं कुछ नहीं हुआ, बस नहीं आप क्या किया है। फिर वो खैर उनको मैंने बोला अब चलें, उठें, अब अगला शो शुरू हो रहा है। तो अदनान और आयजा को भी आपने ही, आपकी डिसीजन में था कि ये इस कैरेक्टर में पूरा उतरेंगे, क्योंकि वो भी अपने कैरेक्टर में वो ऐसे दिखाई दिए कि अदनान शुरू से उस ड्रामे में उनसे नफरत हो गई थी। कैरेक्टर के लिए कास्ट हुआ था। अदनान जो है ना वो परफेक्ट था उस रोल के लिए। और मैंने अदनान को फ़ोन किया था, तो मुझे कहता है वो तुम मुझे कभी हीरो के लिए ना बुलाना, खुद तुम इसमें हीरो कर रहे हो और मुझे ये विलन बना दे। मैंने कहा तू कैरेक्टर पढ़ तो ले, तूने अभी मेरे मुंह से सुना, जब तू पढ़ेगा ना तो तुझे यही हीरो लगेगा। तो तू हीरो है, सब कुछ तेरे पास है तुझे पता नहीं है। कहता अच्छा, असल सबको पता चल गया हीरो कौन था। लेकिन मेरे पास तुम हो 2 में अब लोगों की ऑब्वियसली, क्योंकि वही बात लोग रिलेट करेंगे कि दानिश का कोई दूसरा जन्म होता है या दानिश कुछ इस तरह से उठ गया। मेरे पास तुम बनेगा तो एक अलग कहानी होगी और हो सकता है फिर बिट्रेयल पे हो, बेवफाई पे हो। वो बेवफाई बंदे की तरफ से होनी है, लड़की की तरफ से या बीवी की तरफ से या शौहर की तरफ से, ये नहीं पता। इस दौरान मैं यकीनन बात करना चाहूँगा कि आपने जो कैरेक्टर चुना, जो आपका प्रोडक्शन हाउस काम करता है, ड्रामे, मूवीज़, सब आप कर रहे हैं। एक तो पहले आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? ड्रामों को, ड्रामे की व्यूवरशिप को, या बड़े पर्दे वाला फीडबैक ज़्यादा मज़ेदार लगता है? इस दौरान सिंस आपने बहुत कुछ कर लिया एज अ प्रोड्यूसर भी आप। मैं आपको बताऊं, दोनों का अलग अलग मज़ा है, एक अलग हाई है। सिनेमा का कोई मुकाबला नहीं है। जब आप बैठ के अपनी फिल्म देख रहे होते हैं और एक 200-300 लोग जब आपके साथ बैठ के 400 लोग फिल्म देख रहा होता है और उस पर जो आपको फीडबैक मिल रहा होता है, वो सिर्फ ये नहीं कि आपके सीन्स पे, उसके अलावा भी फिल्म मेरी अपनी बनाई भी होती है या अपनी प्रोड्यूस की भी होती है, तो हम सबको, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझे, नदीम बैठा हो या हमारी दूसरी कास्ट बैठी हो और हमारी टीम बैठी हो, तो सबका दिल ऐसा बड़ा होता है। तो वो जो एक जैसे एक सिंगर है, जब वो स्टेज पे जाता है उसको पता चल जाता है और ऐसे शुरू होता है और जब लोग पागल होते हैं तो उनका हाई अलग होता है। इवन आपके उसमें जो पॉलिटिशियंस जब जाते होंगे या तो जब जाके क्राउड बोलता होगा तो एक उनको अलग ही हाई मिलता होगा, उनकी स्पीच चेंज हो जाती है उससे। तो हम लोग का जब वो सिनेमा के अंदर साथ बैठ के जब देखते हैं फिल्म, तो वो मज़ा ही और होता है। और आपने इससे पहले बात की, लक बड़ी मैटर करती है, और आपकी माशाल्लाह आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, मैं समीना जी की बात करना चाहूँगा जो आपकी वाइफ है, हमारी भाभी, आपकी बेटी सना, जी। ये जो फैमिली बॉन्ड है, और फिर ये दोनों ही प्रोडक्शन में आ गई, वो ही घर में। समीना तो खैर
मेरे साथ प्रोडक्शन में 1997 से, जब हमारी शादी 96 में हुई, तो उसके बाद से कोई 1-2 सालों के बाद वो मेरे साथ एज अ प्रोड्यूसर जो है वो शुरू हो गए। बल्कि पहले शुरू में शायद मेरा नाम भी प्रोडक्शन कंपनी का समीना हुमायूं से प्रोडक्शंस रखा हुआ था। तो क्योंकि ये भी पहले थी, ज़रा मुझे बचाती थी इस काम से कि नहीं तुम ये बिजनेस साइड पे मेमन खातून। तो मैंने इसको बोला देखो मैं बिजनेस ही तो कर रहा हूँ, ये तो काम है, मैं ड्रामे बनाऊंगा। इसलिए मैंने शुरू से ही प्रोडक्शन में चला गया था ताकि मैं साबित कर सकूं कि इस काम से भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले बोला तुम्हारे नाम पे कंपनी बनाता हूँ। तो उसको भी ये काम में मज़ा आने लग गया। फिर उस वक्त की जो कुछ हमारी ख़वातीन थी वो बहुत अच्छी है। मेरीन जब्बार मेरे शुरू में साथ थी, सानिया सईद, नादिया जमील, मरीना ख़ान और ये सब। तो उनसे जब सबीना मिली तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, और इससे जो है फिर वो उसका अपना इंटरेस्ट बढ़ा और तब से वो भी प्रोड्यूस कर रही है। अब खैर वो अपनी अलग कंपनी उनकी होती है, नेक्स्ट लेवल के नाम से वो दोनों करती हैं। सना का हमें देख देख के इंटरेस्ट बढ़ा और माशाल्लाह दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो जब सना को आपने इस तरफ देखा, मैं चाहता हूँ वो एक बाप बेटी का जो कनेक्शन है उस पर जरूर वो अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखना और फिर प्रोडक्शन में उसका वो इनपुट आना, वो भी एक बड़ा हम वो ना लेगेसी सेफ हाथों में। हाँ, वो पहले वो असल में आई पहले वार्डरोब में। सना जो है पहले उसने वार्डरोब में आहिस्ता आहिस्ता ना वो कभी सबा हमीद के कपड़े डिज़ाइन कर रही थी, कभी किसी एक्ट्रेस के, कभी किसी एक्ट्रेस के। तो उसने फिर बाद में जब वो स्टोरी में बोलना शुरू होती थी ना, तो मैंने कहा तुम एक काम करो, जो जिस तरह के हमारे अभी ड्रामे बन रहे हैं, मुझे तो इतना फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में इतना पता नहीं होता, तो तुम्हारा बड़ा दिमाग चलता है, तुम ये इसका भी बताते, इसका बताते, इसका। तो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, वो लोगों को मिमिक बहुत अच्छा करती थी। तो सबके बारे में जानती भी बहुत है, उसको इंटरेस्ट लोगों से मिलने मिलाने में बहुत अच्छी है, टॉकेटिव भी बहुत है, मतलब हमारे घर की रौनक ही वो है। तो माशाल्लाह वो तो उसने जब इतना इंटरेस्ट लेना शुरू, मैंने कहा तुम भी प्रोडक्शन में आ जाओ। कहती नहीं मैं सिर्फ कहानी में रहूँगी और ये सारे झंझट आप संभालें। लेकिन मैंने कहा ये झंझट अगर नहीं संभालोगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, ये प्रोड्यूसर तो बनता ही बनता है ऐसे जब वो वाला प्रेशर ले। तो फिर उसने वो करना शुरू किया, फिर सिनफ़े आहान और अलिफ ड्रामा जो था वो, और काफ़ी उसने ड्रामे बनाए उसने, और समीना ने। सपोर्ट सिस्टम होना इसलिए भी इतना ज़रूरी है, जो मोटिवेशन। फिर मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, कि मोटिवेशन आपकी क्या है? यही मोटिवेशन जो है, एक ये रीज़न है कि मेरे घर में मुझे काफ़ी सपोर्ट है इस काम को लेके, और दूसरा ये कि एक जो कमी है ना मुझ में, वो कमी जो है ना मुझे आगे काम करने का बस हिम्मत देती रहती है, और वो कमी है। और ये आपका कहना बड़ी बात है, वरना। और जो अच्छी बात यह है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, और ये आपको लगता है आप यू आर डूइंग नहीं, ये होना चाहिए, और ये लगता नहीं है, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और इसी वजह से मुझे ये हिम्मत रहती है कि मैं एक दिन परफेक्ट हो जाऊँ, और मुझे पता है कभी नहीं होऊंगा, और मैं चाहता हूँ कभी ना हो, और यही मेरे में जो एक पैशन है वो रहे। और वो 25-26 लोग ऐसे बैठे होंगे आप काम करते रहेंगे, वो नागदीन, इंशाल्लाह। यस। अब मैं आना चाहता हूँ पाक भारत ताल्लुकात पर। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा जंग भी हुई, उससे पहले कुछ हो रहा था सिलसिला पॉजिटिविटी, फिर हमने देखा एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बैन किया गया, ड्रामों को बैन किया गया। मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि आपने वो वाला टाइम देखा है जब अमन दोस्ती की, और पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली ज़्यादा हमेशा ये पैगाम गया। एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी जिसमें रीमा खान थी, आप थे पाकिस्तान से, इधर से भारत से शाहरुख खान थे, प्रीति जिंटा थी। वो बड़ी यादगार परफॉर्मेंस थी, वो उसको रिकॉल करें, और क्या वक्त था, और क्या इंटरेक्शन हुआ आपका शाहरुख खान से, प्रीति से? अच्छा, उन दिनों मेरे कुछ ड्रामाज थे, जैसे मेहंदी एक ड्रामा था, एक दो और कभी कभी प्यार जो पीटीवी पे चले थे, कभी कभी प्यार में, मेहंदी, चांदी रातें। ये उस टाइम के 2001 से लेके
5-6 तक के ड्रामे जो थे मेरे वहाँ पे जी यूके का जो चैनल था वहाँ पे चलना स्टार्ट हुए थे। अच्छा। तो वो क्या था कि जो इंडियन कम्युनिटी थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे वो ड्रामास देखती थी, और काफ़ी मैं जो जी मेला होता है कोई वहाँ हर साल, उसमें मुझे बुलाया जाता था। तो उसी वक्त मेरा ये जो मीट एंड ग्रीट वाला चक्कर था ये उस वक्त शुरू हो गया था, जिसमें मैं बहुत एक्साइटेड रहता था कि वाह बड़ा कमाल हो गया। तो इन्होंने जब हमें अवार्ड शो पे बुलाया, एक जी का अवार्ड था, आई थिंक 2005 4 5 6 2004 था, तो बस 4 या 5 की बात है। तो हमें सबको एज अ गेस्ट बुलाया था उन्होंने, जिसमें मैं, फ़खर, अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम, फैसल, कुछ ऐसे 5-8 हम लोग थे, और एक दो लड़कियां भी थी हमारे साथ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन था। आई थिंक रीमा तो थी, एक दो खवातीन और थी हमारे साथ। तो हम जब जहाज में थे, जी तो नहीं थी शायद, अच्छा सही, मुझे नहीं याद। तो हम क्योंकि लड़के के साथ थे तो हम सारे जहाज में थे, और मुझे फ़खर कहता है कि सोच हुमायूं तू वहाँ जाए और तुझे बोला जाए कि तू प्रीति जिंटा, तो शायद उसने नहीं बोला, उसने किसी हीरोइन का नाम लिया कि बहुत तेरे साथ डांस कर रही हो, और तुझे शाहरुख खान बुलाया और बोले आओ मेरे साथ डांस करो, और ये तो मैंने कहा हम हंसने लग गए ऐसे। अब ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, और वो सिर्फ मजाक में ऐसे बातें हो रही। आपने मैनिफेस्ट कर जब मैंने नहीं किया बिल्कुल नहीं किया, बस ऐसी सोचा और रहा है। तो मैंने कहा कितना मज़ा आया। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमारी गाड़ियाँ, एयरपोर्ट से हम बाहर निकले तो हमारी गाड़ियाँ, वो वैन्स खड़ी हुई थी, तो उसमें सब जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जी के जो लोग थे, उन्होंने बोला आप यहाँ आ जाएं, आपने कहीं और जाना है। तो मैं उनको बोल रहा नहीं मैं इनके साथ ही रहूँगा मुझे आप लोग, मैंने कहा यार क्योंकि मेरी जी से ताल्लुकात अच्छे हैं, कि मुझे बुलाते रहते हैं, तो उन्होंने कहीं ये ना हो कि मेरा कोई होटल अलग कर दिया हो। तो मैंने कहा देखें मैं रहना यहीं चाहता हूँ, इनके साथ ही सारे मेरे जो लोग हैं। कहते नहीं आपकी रिहर्सल है, क्योंकि कल शो था और आज हम पहुँचे हुए थे, तो आपकी शाहरुख और प्रीति के साथ रिहर्सल है, रीमा पहुँच चुकी हुई हैं, उसमें रीमा भी है। व्हाट अभी, और कल वो क्योंकि हम कुछ तो 2-3 दिन रिहर्सल को चाहिए होते, मुझे तो पता ही नहीं था अब क्या हो रहा है। खैर, तो मैंने फ़खर को बोला, मैंने कहा फ़खर ये मुझे पता है क्या कह रहे हैं, कहते क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ये कह रहे हैं जो तूने बोला था। कहते नहीं कर, मैंने कहा सीरियसली। खैर वहाँ से मैं अपना सामान लेकर उनके और ये उनका ही डिसीजन था कि हुमायूं से परफॉर्मेंस? हाँ, ये उनका डिसीजन था। अच्छा, वो प्रणब उस वक्त वहाँ होते थे, और वो जब मेरे ड्रामे देखते थे तो मुझे कहते थे यार कभी मेरा दिल करता है कि शाहरुख और आप साथ काम करें। ये उस वक्त की बात है जब वो हमेशा ये कहते थे। मैंने कहा है क्यों नहीं है, कभी करेंगे। तो वो उनका कहना ये कि ये मैंने उनको कहा था, प्रणब ने कहा कि मैंने ही कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश चलें, आप लोग एक शो कर लें तो पूरी हो जाएगी, तो कम से कम मैं साथ देखूं तो सही दोनों को एक साथ। तो ये उन्होंने कहा था, तो प्रॉब्ली उन्होंने ही किया था। तो खैर वो फिर रिहर्सल में गया। रिहर्सल में फिर वो शाहरुख से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं कैसे हो, तो इस तरह बात कर रहे थे शाहरुख जैसे मैं उनको जानता हूँ। ही वाज सो स्वीट। और उन्होंने बोला, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या करना। कहते ये यूँ है, कुछ भी नहीं है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने कहा मुझे कोई कोरियोग्राफर जाके समझाया ना, मुझे शाहरुख खुद ही समझा रहे। तो उन्होंने 5 मिनट में समझाया और ख़त्म, मेरा काम ख़त्म हो गया। वो अपनी रिहर्सल कर चुके थे कि उनका तो पूरा एक कंटिन्यूटी चल रही होगी उसके अंदर। हमारा पोर्शन जो है वो लास्ट का पोर्शन था, तो वो सब चले गया। अब मुझे फिर वो जो कोरियोग्राफर था उसने बोला आप रात को आ जाए। लिटरली वो कमरे से बाहर निकला, वो जो कॉरिडोर होता है उसके अंदर मुझे खड़ा करके उसने थोड़ा सा वो जो भी करना था वो उसने करवाया। माही भी डांस किया था। हाँ, जो भी छोटा सा स्टेप था वो उसने करवाया और वो चला गया। बोला अब कल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमारी तो जान निकली फिर। तो खैर फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मैं वहाँ गया तो और रीमा जी के साथ भी आपका कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होगी कि भाई इनके साथ परफॉर्मेंस है, हमने कोई फंबल ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए। या रीमा जी तो ना आई थिंक वो रिहर्सल कर चुकी हुई थी, वो 2 दिन शायद पहले आई हुई थी। और कुछ ऐसा था कि वो उन्होंने की हुई थी और मैंने उनके साथ नहीं की, बस वो समझा दिया उन्होंने। तो हमने फिर जब स्टेज पे गए
वो जो और बस फिर वो हुआ जो हुआ और वो सही हो गया। और बड़ा मज़ेदार और बड़ी यादगार, वो अभी भी नहीं वो कई एक दफ़ा बड़ा performance- वो मोमेंट बहुत बड़ा था। वो खुद जब मुझे नेक्स्ट टाइम मैं किसी और शो में गया, मुझे शाहरुख मिले उसमें 1-2 साल बाद वापस, तो उसमें मैं सिर्फ देखने गया था और उनसे फिर मिलने गया था उनके रूम में जहाँ वो बैठे हुए थे रिहर्सल कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो वापस? मैं कहा नहीं मैं गेस्ट के तौर पे आया हूँ, मैंने अवार्ड प्रेजेंट करना है। ओके ओके गुड। तो देन ही सेड कि वो बहुत अच्छा हो गया था। तो वो तब उन्होंने उनको मुझे याद बोला, नहीं ऑफ कोर्स याद था। कहते हैं वो ये मोमेंट अब वो कह रहे थे कि मैंने ही कहा था कि ऐसा मोमेंट करें कि पीछे इंडिया पाकिस्तान का, तो वो मोमेंट बहुत बड़ा हो गया था। तो उसमें जितने भी मुझे याद है जब हम ये परफॉर्म कर रहे थे तो जितने भी लोग थे, जो भी मेरे ख्याल से कोई 50,000 60,000 लोग या 40,000 लोग थे, वो ऐसे खड़े हो गए थे। इंग्लैंड में हुआ था ना ये? हाँ जी, लंदन में था। और कमाल, वो आपने दौर देखा 2004-5 और फिर 2025 में ये जो अभी रिसेंटली पाक भारत जंग हुई, पाकिस्तान ने बड़ा डोमिनेट किया, फिर हानिया आमिर की सरदार जी 3 आती और वहाँ पर दिलजीत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि क्यों किया, गद्दार का नाम दिया जा रहा है। यहाँ से हमारी पूरी इंडस्ट्री हानिया आमिर को बड़ा सपोर्ट कर रही है और बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि उसने बड़ा अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी, आपकी इस पर क्या टेक है? सरदार जी 3 एक तो देखें, सरदार जी 3 लगनी चाहिए थी और लग गई, लेकिन सरदार जी 3 का इंडिया में ना लगना एक बहुत अफसोसनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इवन जो फवाद की फिल्म है, उसका नाम क्या है, अबीर गुलाल, गुलाल इस तरह जब मुश्किल से नाम है, लेकिन वो तो रुक गई। वो फिल्म जो है वो रुक गई। एक तो ये कि हमारे एक्टर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है, और जिसने फिल्म बनाई उस वक्त हालात ठीक थे। चाहे वो दोनों जो वाइटल जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं सरदार जी के, और उनके भी जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक अच्छी नीयत से फिल्म बनाई कि चलें अब हालात ठीक हैं तो हम एक्टर्स को वापस साथ काम कराते हैं। तो उन्होंने अच्छी नीयत से फिल्म बनाई थी। और अब जब ये जो जंग हो गई, उनको तो नहीं पता था, तो मेरे ख्याल से उस फिल्म को इनको रिलीज़ करने देना चाहिए था। और आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान ने वो फिल्म जो है यहाँ पे लगाई और लोगों ने जाके देखी भी, और उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म का। लेकिन आप देखें कि प्रोड्यूसर के लिए कितना बड़ा नुकसान है, और इंडियन प्रोड्यूसर के लिए नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे ये 40 करोड़ का भी बिजनेस करती है, तो उनकी करेंसी के अंदर आखिर में जो उनको शेयर मिलेगा वो 4-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा, विच इज़ वेरी सैड। वो उनका असल जो एक तो ओवरसीज़ जो उनका यूके और अमेरिका का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा हुआ, फिल्म ने बहुत अच्छा कमाया, लेकिन उनका तकरीबन 40% जो है, 50% जो बिज़नेस था वो इंडिया से होना था। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे तो समझ नहीं आया कि उनको फिल्म लगाने देते और बोलते आइंदा ना बनाना। आखिर में क्या तहलका आने वाले दिनों में हो रहा है? मिर्ज़ा जट पे आप काम शुरू करने लगे हैं, मेरे पास तुम हो 2 पे, मैं मंटो नहीं हूँ भी, वो तो रिलीज़ होने वाला। जी जी, अभी हमारे 2-3 ड्रामाज हैं वो आ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी है तू एक ड्रामा आ रहा है, और मैं मंटो नहीं हूँ तो अभी आप देखेंगे। बाकी उसके साथ साथ जो फिल्म्स हैं वो 3-4 फिल्में हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि साल की 2 फिल्में आनी चाहिए, चाहे उसमें एक में मैं हूँ, इसमें एक दूसरी में कोई और हो, या 2 फिल्में मेरी आनी चाहिए, और जिसमें मैं दोनों में हूँ, एक रोमांटिक हो और एक एक्शन हो। तो और मिर्ज़ा जट रोमांटिक, अभी जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 3 आ रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। वो हम उस पर काम कर रहे हैं। मिर्ज़ा जट जो है वो एक एक्शन रोमांटिक फिल्म है, जो कि मौला जट की बिल्कुल कॉपी नहीं है। नहीं वो एक बहुत से लोग कहानी है। कनेक्ट कर जाते हैं ना। मिर्ज़ा जट तो एक आप समझ लें कि मिर्ज़ा साहिबा की कहानी है। अच्छा, सही। और वो पीरियड फिल्म है, सही। तो इन पंजाबी, और एक लोग फिल्म देखना है, चाहेंगे आपको पंजाबी बोलते हैं। पंजाब में आज रंग है एक फिल्म है जो प्रॉब्ली वो हम करेंगे, और वो भी अगले साल के एंड में आ सकती है या उससे अगले साल आ सकती है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगले साल जवानी फिर नहीं आने के साथ साथ एक फिल्म और आएगी, और जो भी आप करेंगे कमाल करेंगे, हमें यकीन है। अल्लाह करे जी वो कमाल हो जाए। कमाल करते नहीं है हम, कमाल हो जाता है।
वो अल्लाह की तरफ से होता है, प्लीज़। और जो आप करते हैं वो बेशक नाकदीन जो भी आपको इस तरह की बात करें, आपके चाहने वाले बहुत हैं, और सिंस मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हम सब आपको देखना चाहते हैं और मज़ीद काम करता देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और जितना अच्छा एंटरटेन कर सकें हमारी व्यूअर्स को, पूरी कोशिश है, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को आप छाए रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद थे जियो पॉडकास्ट में, और इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमने जानी और इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी ज़बरदस्त मूवीज़ ड्रामे करते रहेंगे जिससे हम सब एंटरटेन होते रहेंगे। जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में आपकी मुलाकात किसी और सेलिब्रिटी के साथ कराएंगे। तब तक के लिए अपनी ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद हैं अशल हैदर खान। थैंक यू सो मच। नाम का मतलब क्या है, इतना खूबसूरत नाम अशल? बहुत ज़्यादा रोशन, चमकदार। अशल यहाँ तक कैसे पहुँचा? मेरे एक्सपीरियंसेस आई वुड से बहुत आई थिंक वर द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। आपका इस दौरान सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन था? आई फील अल्लाह के बाद परफेक्ट गाना बना के गया हूँ और अब्बा जी ये है गाना, तो अब्बा ने कहा बेटा ये क्या किया? ये तो आपने बॉल जो है ना बाहर फेंक दी है स्टेडियम से। मैनिफेस्ट किया था ये सब? इट टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। गोल क्या है अशल का? प्यार करना है, प्यार बांटना है, म्यूज़िक के थ्रू हील करना है लोगों को। अचानक से रील एक आती है, सरफरोशी है ईमा तुम्हार, वो रील बनाने का प्रोसेस मैं जानना चाहूँगा। कई ने कहा कि अलका तरन्नुम नूरजहां 65 की जंग में थी, इस दफ़ा ऐ वतन के सजीले जवान मेरे नगमे तुम्हारे